नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त। ये ख़बर जो है, ब्रेकिंग डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया। ये बिल्कुल चंद लम्हे पहले की ये खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस था, जिसको अब ममनुआ फंडिंग केस कहा जा रहा है, उसमें जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 जून 2022 को महफूज कर लिया था, कल उस फैसले को सुनाया जाएगा। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ 17 या 18 जुलाई से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ मुसलसल ये डिमांड कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान को रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये वो मुतालबा है जिस पे अब से चंद घंटे पहले जब नेशनल काउंसिल की तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, जिसको बहुत वाइडली अटेंड किया गया, वहाँ पर इमरान खान साहब ने एक बार फिर ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान जो हैं उनका इस्तीफ़ा जो है वो डिमांड करते हैं। ये वो चीज़ है जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 2 प्रोविंशियल असम्बलीज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इस हवाले से करारदातें और रेजोल्यूशन भी ला चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके नीचे जो है महकमा काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन का, उस पर किसी किस्म का एहतमाद जो है वो नहीं है और उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। उसी जो मीटिंग थी नेशनल कमेटी काउंसिल की, उसमें यह भी कहा गया कि 4 अगस्त को तहरीक इंसाफ मुजाहरा करेगी रेजिग्नेशन डिमांड करने के लिए इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग जो है रेड जोन में वहाँ पे। अब ये तो चंद घंटे पहले की डेवलपमेंट थी जब कहा गया कि हम रेजिग्नेशन के लिए एक मुजाहरा करेंगे, और उसके अभी अब से को 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ये खबर आई है कि अब इलेक्शन कमीशन ये कह दिया है कि हम कल सुबह ये फैसला सुनाएंगे। तो बिल्कुल एक पैरेलल एक जंग की सी सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। दोनों एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। ये फैसला वो ऐसा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फॉरेन, जिसको ममनुआ फंडिंग केस कहा जा रहा है, जो 2014 के नवंबर में बाबर साहब लेकर आए थे, अकबर बाबर साहब के केस लेके आए थे, जो कभी 2010 या 11 तक खुद तहरीक इंसाफ के एक फंक्शनल मेंबर थे, टेलीविज़न प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ को डिफेंड किया करते थे। फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल ऑडिटिंग थी उनकी पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, उस हवाले से उन्होंने एतराज़ात किए। जब उनके एतराज़ात को नहीं माना गया, उस वक्त 2014 के नवंबर में जब धरने चल रहे थे, वो एक पिटिशन लेकर उस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने चले गए। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत दिलचस्पी से लिया। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, और 2017 में जब हरीफ अब्बासी साहब और अकबर एस बाबर दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन लेके पहुंचे, वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला ये दिया था 2017 में कि ये फॉरेन फंडिंग केस दर हकीकत एक प्रोहिबिटेड फंडिंग केस हो सकता है, ममनुआ फंडिंग केस है। फॉरेन फंडिंग वो होती है जब कोई बैरूनी ताकत, बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट फर्म या एंटिटी जो है किसी मकासद के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करे, और अगर ऐसी फंडिंग है जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्ट 2002 के ख़िलाफ़ है तो उसे ममनुआ समझा जाएगा, और उसके बारे में यही हो सकता है कि उसे ज़ब्त कर लिया जाए भागकर सरकार, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन हुकूमत वक्त को रिकमेंड करेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल क्या करेगा? अभी कुछ लोगों ने धड़का तो उनके जहन में यह है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे सकता है, सवालात रेज कर सकता है उसकी लीडरशिप के हवाले से। तो ये एक टग ऑफ वॉर टसल है जो गुज़िश्ता कई महीनों और हफ्तों से चल रही है, जिसका फैसला कल हमारे सामने आ सकेगा। इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे अब से चंद लम्हों में ज्वाइन कर सकेंगी, वेट कर रहे हैं बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, कानूनदान भी हैं, बरतानिया से उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, तहरीक इंसाफ की बड़ी फाल मेंबर हैं, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुकी हैं लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री के अंदर, स्पोक्स पर्सन भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, एक्स गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर पंजाब जनाब सरदार लतीफ़ खोसा, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कई अहम मुकदमात में डिफेंड किया। सरदार खोसा साहब ने मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, खास करके इलेक्शन के हवाले से हबीब अकरम साहब जो है मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, अपना वीलॉग्स भी करते हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और लोगों को मिले। अनवर मंसूर खान साहब, पाकिस्तान के एक्स फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, और मैं अपने सबसे पहले मैं अनवर मंसूर खान साहब ही की तरफ अगर मैं चल सकूँ। अनवर मंसूर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अभी खबर आई है 5-6 मिनट पहले कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि कल 10 बजे
वो अपना फैसला सुनाएंगे जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में है, जो उन्होंने रिजर्व किया हुआ था। 21 जून से इस फैसले के बारे में तरह तरह की चहमगोइयाँ पाई जाती हैं और अब से चंद घंटे पहले इमरान खान साहब ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आला सिकंदर सुल्तान का रेजिग्नेशन जो है डिमांड किया। इन केस अगर कोई एडवर्स डिसीजन आता है तो आप क्या समझते हैं? पॉजिटिव तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि पॉजिटिव आएगा, जिस किस्म की ठनी हुई है तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन में, तो पॉजिटिव तो लगता ही नहीं कि आएगा। तो एडवर्स डिसीजन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा? देखिए, एट बेस्ट जो वर्स कम वर्स आ सकता है वो ये कह सकते हैं कि ये प्रोहिबिटेड फंड है, कुछ वो भी पूरे नहीं, एक सर्टेन अमाउंट अगर कोई हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मगर वो भी नहीं आना चाहिए टेक्निकली, तो मेरे हिसाब से तो वो भी बिल्कुल गलत होगा। मगर अगर आता है तो जाहिर है उसकी अपील्स होंगी। अच्छा, ये अगर डिसीजन आएगा तो फिर क्या इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इस फैसले के नतीजे में रिकमेंडेशन करेगा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को एक्शन करने की? नहीं, उसमें रूल्स में बहुत कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जो डिसीजन होता है कि ये प्रोहिबिटेड हैं, वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट के एक अकाउंट है उसमें जमा कराने, बस, दैट इज ऑल। अच्छा, सिर्फ इतना है। अच्छा, लेकिन देखिए ना अनवर मंसूर खान साहब, कोई वजह ही होगी कि साइमन क्लार्क की जो स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स में 11 पेज की छपती है गुज़िश्ता 3-4 दिनों में, जिसमें आरिफ नकवी की अबराज के अकाउंट्स का जिक्र किया जाता है। वहाँ कहा जाता है कि यूएई के एक मिनिस्टर, बहरहाल गवर्नमेंट तो नहीं, एक मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कोई $1.3 बिलियन इसके जो वूटन क्रिकेट क्लब के फंड में दिए थे, और फिर अबराज ने खुद भी उसमें को $1.2 बिलियन डाले थे। और मतलब वहाँ पर इशारा ये दिया गया, नैरेटिव ये बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि ये फंड रेजिंग के पैसे थे ही नहीं क्रिकेट से, ये तो दर हकीकत एक किस्म की पॉलिटिकल फंडिंग थी, अबराज के अपने मकासद थे। तो उस पर यह स्टोरी ज़ाहिर है कि वैसे ही तो नहीं लगी होगी ना, ये कोई कुदरती तौर पे तो नहीं आ गई ये स्टोरी अचानक, ज़ाहिर है इसका इस चीज़ से ताल्लुक है जो अभी हमारे सामने आ गई है। देखिए, वो तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ने जो करवाना था वो करवाना था, मगर ये है कि क्योंकि ये कभी यहाँ पर न प्लीड हुआ है, न इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हुआ है, वूटन क्रिकेट क्लब का जो अमाउंट था वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये बता भी दिया था, तो इसलिए अब वो लेटर का इफेक्ट जो है वो जजमेंट पे नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर उनको इफेक्ट लाना भी था उसके ऊपर, तो उनको नोटिस हमें देना चाहिए था, और नोटिस देने के बाद हमसे क्लेरिफिकेशन लेते, दैट वाज द ओनली वे, अदरवाइज ये नहीं आता। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे बात एक ले रही है कि ये ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर के बाद हम जो हैं इसको यूज करेंगे एज फॉरेन एडेड पार्टी, तो उस तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए आया है, वो इनके उस पर नहीं आया है। क्या आपके जहन में ये खतरा है जो लोगों के जहन में है कि सुबह इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, कलअदम हो गई है, इमरान खान इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पर फॉरेन फंडिंग हुई भी है, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ आपको ऐसा आपके जहन में दूर दूर तक कोई ऐसी चीज़ आती? नहीं, मेरे इसलिए नहीं आती है कि अगर ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहाँ पर प्रोहिबिटेड फंडिंग है कोई, तो उस सूरत में उनको एक अंडर रूल 10 है शायद, उसके तहत उनको नोटिस देना पड़ेगा, इनको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस की पूरी हियरिंग होगी, उसके बाद फिर कोई वो हो सकता है, या इसके अलावा नहीं हो सकता ये। अच्छा, शो कॉज की नोटिस होगा, उसकी हियरिंग होगी, और फिर उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, मेरे साथ अगर चंद मिनट और मेरे साथ रह जाए, जरा मैं लतीफ़ खोसा साहब कुछ डिस्कशन में ले आऊँ। लतीफ़ खोसा साहब, आप पाकिस्तान के एक मुमताज़ कॉन्स्टिट्यूट हैं, आप गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, 40 बरस से ज़्यादा आपका सियासत का एक्सपीरियंस है, आपने बड़े बड़े मुश्किल केसेस में जो लगते ही नहीं थे कि डिफेंड हो सकते हैं, वहाँ पर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड किया। अब अनवर मंसूर खान साहब कह रहे हैं कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कल तहरीक इंसाफ की सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग का ही एक फैसला आ सकता है, वो भी बहुत, यानी वो भी ज़रूरी नहीं कि आए, लेकिन वो आ सकता है। अब आपकी ज़रा ख्वाहिश होगी कि सुबह ये डिस्क्वालीफाई हो जाए तहरीक इंसाफ, तो आपकी ख्वाहिशात में क्या चीज़ शामिल है? देखिए, मेरी ख्वाहिशात में कोई चीज़ शामिल नहीं है। मैं चाहूँगा कि आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। देखें, अनवर मंसूर साहब अच्छा। बाद में आए, नहीं सर, ख्वाहिश तो आप कर सकते हैं, आप पीपल्स पार्टी में। केस में जो है सुन लीजिएगा ना, मैं वकील रहा हूँ इस केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से एज सेक्रेटरी जनरल 4 साल मैंने इसमें पार्टी के फंड्स को भी साइन करके डिक्लेरेशंस देता रहा हूँ।
मुझे इसकी संगीनी का पता है कि किस हद तक है। नोटिस की बात करते हैं अनवर मंसूर खान साहब, 8 साल से, अरे बाबा नोटिस ही तो आपको मिलते रहे हैं 8 साल, और क्या होता रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन ने यहीं तक इक्तफा नहीं किया, उन्होंने फिर कहा अच्छा चलें हम स्क्रूटनी कमेटी बना देते हैं। आप ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने ये तमाम चीज़ें जो है कीजिएगा, अपने सबूत शवाहिद दीजिएगा, अपने जो फंड्स हैं उनकी फहरिस्त दीजिएगा आप। फिर उन्होंने स्टेट बैंक से भी मंगवाया, स्टेट बैंक ने भी जो इनके बारे में दिया वो कल खैर आ जाएगा, मुझे कोई ज़रूरत इतना नहीं है तफसील में जाने की, लेकिन इतना ये सादा, वो क्या कहते हैं कि सादगी पे मर ना जाऊं, ऐसी अनवर मंसूर साहब की ये इतनी सादा नहीं है, वरना 8 साल ये उसको मौखिर न करते रहते, 8 साल उसको जो है वो कोशिश न करते रहते कि इसको जो है किसी तरीके से दफन किया जाए, इल्तवा किया जाए, इसको जो है चैलेंज किया गया। उन्होंने नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 52 टाइम्स ये गए हैं, वहां जाकर रुकवाने की इन्होंने कोशिश की है। तो इतनी सादा नहीं है। देखिए ये दोनों चीजें हैं, इसमें फॉरेन फंडिंग भी है, इसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग भी है। अनवर मंसूर साहब ठीक कह रहे हैं कि प्रोहिबिटेड फंडिंग में तो वो न सिर्फ अकाउंट वो जो है वो फोरफीट हो जाएंगे, सरकार के हक में जब्त हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप वो देखें जो ऑर्डर 6 है, जो आर्टिकल 6 है पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 का, तो उसमें आप इनके जो है इनका सिंबल भी वो विड्रॉ कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने दिया हुआ है। बाकी ये अगर फॉरेन फंडिंग वाली बात है तो आपकी बात ठीक है। सुने फॉरेन फंडिंग तो फिर इस पे आते हैं, इस पे फिर आते हैं, इस पे फिर आते हैं। मेरे साथ रहे जरा खोसा साहब, मैं फिर मुझे जाने दीजिए। अनवर मंसूर खान साहब, बहुत पुरानी एक 1970s 80s की अमेरिकन फिल्म थी क्रैमर वर्सेस क्रैमर, क्रैमर वर्सेस क्रैमर, एक तरफ भी क्रैमर दूसरी तरफ भी क्रैमर, यहां पर एक तरफ भी वकील दूसरी तरफ भी वकील, दो लीगल माइंड्स हैं। वो कहते हैं कि बात इतनी सादा होती तो 8 साल तक ना चलती। अनवर मंसूर खान साहब इसको बड़ा बिलिटल करके, छोटा करके दिखा रहे हैं। कल तहरीक इंसाफ का निशान भी जब्त हो सकता है, और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ मुसलसल पोजीशन ले रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। यही बात अगर मैं खोसा साहब से भी कहूं कि पिछले कोई 8-9 साल से वो भी अपना पीपल्स पार्टी का केस जो है ना वो खींच रहे हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। मगर ये है कि इसके अंदर शायद साहब को पता नहीं है कि हाई कोर्ट में ये अतर मिनल्ला साहब के सामने ये केस चला था, और वहां पर आने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के जो लॉ ऑफिसर थे जो अपीयर हुए थे, उन्होंने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट भी खुद दिया है वहां पर कि ये ऑर्डर जो है वो अपना करके उसके बाद एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा इनको, अच्छा, के बगैर ये एक्शन नहीं लेते। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हाई कोर्ट के अंदर अतर मिनल्ला साहब के हमने दिया गया था, और ये क्योंकि दिया गया था, मैं उस बेसिस पे भी और लॉ के हिसाब से भी कह रहा हूँ। शायद मेरे फाजिल दोस्त जो हैं खोसा साहब, उन्होंने उनकी नजर से ये गुजरा नहीं है, वरना वो कभी ये बात नहीं करते। फैक्ट यही है। दूसरा ये कि जहां तक के फॉरेन फंडिंग की ताल्लुक है, इसमें इसी के साथ मैं कह रहा हूँ, बार बार वो फॉरेन फंडिंग का इख्तियार ले लिया था इलेक्शन कमीशन से, इनके जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ठीक है, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं है फॉरेन फंडिंग के। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ रहे अनवर मंसूर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाज़रीन, ये बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन है। बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं जहां इतनी जान होती है एक पॉलिटिकल इशू के अंदर। मेरे साथ हैं जनाब हबीब अकरम साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे और सियासत और इलेक्शन पर बड़ी गहरी नज़र। हबीब अकरम साहब, क्या धमाका कल होने वाला है? क्या पाकिस्तान की सियासत बदलने वाली है? क्या तहरीक इंसाफ कलदम होने वाली है? क्या होने वाला है कल? देखिए, कल मुझे ऐसी तवक्को नहीं है मुईद के कोई इतना बड़ा फैसला आ जाए जिसमें सबका सब कहा जाए, अब तहरीक इंसाफ को प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर दिया जाए। लेकिन मुझे इसमें जो स्मेल वो ये है कि कहीं इमरान खान ने जो एफिडेविट्स दे रखे हैं, या इमरान खान ने पार्टी के सरबराह की हैसियत से जो बयानात दे रखे हैं, या जो कुछ कागजात पे साइन कर रखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान के इन कागजात को गलत करार देके उनकी सदाकत और अमानत के ऊपर एक नया सवाल उठ खड़ा हो। क्योंकि इससे आगे अगर उनका दिया हुआ कोई फैक्ट गलत साबित होता है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि हमारी सब कुछ क्लीन फंडिंग है, तो क्लीन फंडिंग का सर्टिफिकेट तो इमरान खान साहब ने दिया हुआ है।
तो अगर ये क्लीन फंडिंग का सर्टिफिकेट गलत साबित होता है तो कोई खुदा न खास्ता तो नहीं होगा आगे चल के कि एक दफा फिर हम कहें कि जनाब आपके खिलाफ चूंकि कमीशन ने फैसला दे दिया है लिहाजा आप ना सादिक रहे या ना अमीन रहे, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें मौजूद है। या डिग्रियों के ऊपर सदाकत और अमानत के सवाल हुए, या कामे के ऊपर सदाकत और अमानत का सवाल हुआ है। और जब जब कोई माहौल बनता है तो आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसा एफिडेविट जो है या कोई ना कोई ऐसा कागज वो फिर सदाकत और अमानत पर सवाल उठाने के लिए काफी ताकतवर होता है। तो मुझे इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है वो कल नहीं लग रही बल्कि कल के बाद लग रही। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट ट्विस्ट है। ब्रेक से पहले क्विकली अगर बैरिस्टर मलिका बुखारी हमारे साथ हैं। अच्छा, अब ये एक है कि वैसे तो जो इंस्टीट्यूशंस के हेड होते हैं उनके सामने कागज़ आते हैं 200 उनको साइन करने पड़ते हैं, नीचे से वेरीफाई होकर आते हैं। हर असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर उसको ये ऐसे कागज़ साइन करने पड़ते हैं जो नीचे से वेरीफाई होकर आते हैं। लेकिन क्या इससे ये इशू बन सकता है अगर कोई फैक्चुअल मिस्टेक निकल आती है कि जो इमरान खान सादिक अमीन नहीं रहे, इसका भी खतरा आप लोगों को है? ज़ाहिर है आप लोग आज थी ना आप NC की मीटिंग के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है PDM की 11 जमातों की तरफ से कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो बैरून मुल्क फंडिंग लेके, किसी बैरून मुल्क हुकूमत से फंडिंग लेके पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको नुकसान में पहुंचा रहे हैं। साइमन क्लार्क की स्टोरी तो उन्होंने एक छपी है ना। जी बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी को सही तरह पढ़ते नहीं है ना। अगर स्टोरी को उर्दू का तर्जुमा कर पढ़ा देते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, तो उसमें यह लिखा था कि शरीफ बरादरान ने 20 मिलियन डॉलर्स डिमांड की रिश्वत के एवज में। तो इल्जामात तो इमरान खान साहब ने वजाहत से कह दिया कि एक क्रिकेट मैच के अंदर फंड रेजिंग हुई थी। 2 क्रिकेट मैच हुए, सियासी एक वहां हुआ था UK में, ऑक्सफोर्डशायर में, और एक यहाँ पर हुआ UAE में। और उसका सियासी जमात की फंड रेजिंग से कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपके पहले सवाल पर वापस आना चाहती हूँ कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, एक दफ़ा कोशिश कर चुके हैं सादिक और अमीन ना रहे इमरान खान साहब, लेकिन आला अदालत ने 17 साल के दस्तावेजात देख के कहा कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन है। तो एक दफ़ा दोबारा कोशिश करके देख लें। अगर ये माहौल बनाना चाहते हैं तो इनको आला अदालत जाना पड़ेगा। इनकी तशरीह से तो सादिक और अमीन ना कहलाएंगे। आला अदालत ने फैसला करना है। तो आला अदालत को भी उन्होंने पकड़ा है? नहीं, देखिए आला अदालत पे भी कम हमले तो नहीं हुए, बहुत हमले हुए, हमलावर हुए, जत्थे की तरह हमलावर हुए हैं। और आला अदालत की साख को, उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी ट्रांसपेरेंसी को, पाकिस्तान के निज़ाम अदल की जड़ों को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। पहली दफ़ा नहीं हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, लेकिन अफसोस यह है कि पीपल्स पार्टी भी इस दफा मुन्नज़म तरीके से, अफसोसनाक है, यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ थे और सुन रहे हैं कि अफसोसनाक है कि जो पार्टी मोहतरमा शहीद की जमात है उसने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर आला अदालत के ऊपर हमला करने की कोशिश की। लफाजी, फिजिकल नहीं, लफाजी। लेकिन पार्लियामान में भी आपने मोहतरम चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उसके बारे में बात की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं वो एक ऐसा सियासी जमात का लीडर हूं कि फैसला अगर मेरे हक में आए तो मुझे कबूल है, अगर मेरे हक में ना आए तो अदालत की तनकीद नहीं, तज़हीक करूंगा। तो ये तो जमहूरियत के तकाजे ना हुए ना। लेकिन कल के फैसले तक जहां तक बात है, एफिडेविट के इशू के ऊपर हम भी कुछ सुन रहे हैं। देखिए, अच्छा, ये आपके कानों में बात पहुंच रही है? देखिए, ये तो जो हबीब अकरम साहब ने बात की, ये तो इस तरह सियासी सर्कल्स के अंदर या गेस्ट रूम्स के अंदर या लाउंजेस के अंदर डिस्कशन चल रही है कि ये इनका एक प्लान है। लेकिन कोशिश करके देख लें, इमरान खान साहब को सादिक और अमीन आला अदालत ने ठहराया है और इसके बाद भी जो भी फैसला आए, अगर ये कोशिश करेंगे, कोशिश में नाकाम होंगे। ड्रामेटिक मोमेंट्स हैं, ब्रेक लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स कहते हैं नेवर अ डल मोमेंट, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मोमेंट्स बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। आज ऐसा ही दिन है, बहुत दिलचस्प है ये सारी सूरत हाल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं जनाब बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, सरदार लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पे हैं लाहौर से, हबीब अकरम साहब भी मेरे साथ हैं एक वीडियो लिंक के जरिए। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वक्फे से पहले बात यहाँ तक पहुँची कि हबीब अकरम साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि दर हकीकत असल कहानी फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड की नहीं है, बल्कि ये उठेगी कि अगर कोई फैक्ट्स, एदाद शुमार, कोई कागज़ जो है गलत साबित हुआ तो फिर आपकी जमातें उस पर ये स्टैंड लेंगी कि चूंकि ये कागज़ एज पर लॉ इमरान खान साहब ने जमा करवाए हैं, एफिडेविट दिया है कि मैं वेरीफाई करता हूं, जिस तरह से अटेस्टेशन होती है, इसलिए फिर ये नया पॉलिटिकल इशू ये बनेगा कि इमरान खान अब सादिक अमीन नहीं रहे हैं और उनके बारे में सवाल उठ जाए। क्या ये है थिंकिंग आप लोग? नहीं, हमारी क्या है, इलेक्शन कमीशन ये फैसला तो देगी ही, इसलिए कि इन्होंने बिल्कुल दरोगोई से काम लिया है।
और तभी तो इनकी अगर मौक़िफ़ को मुस्तरद होता है, क्योंकि मैं जब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो इन्होंने काउंटर ब्लास्ट के तौर पर 4 साल के बाद हमारे ऊपर भी दरख्वास्त एक दे दी और साथ ही एक PMLN के खिलाफ भी दे दी ताकि उसको कन्फ्यूजन में क्रिएट किया जाए और फिर बाद में कहा जाए कि इसको जो है सारों का फैसला इकट्ठे किया जाए, ये तो 8 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जो ये दिया है, इन्होंने तो सारे दरोगोई से काम लिए, जितने बयान, क्योंकि बयान अल्फी हेड ऑफ द पार्टी को साइन करना पड़ते हैं और हर चीज को साइन करवाए हैं, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं बल्कि जो स्क्रूटनी कमेटी बनी थी, हाई पावर्ड स्क्रूटनी कमेटी, उसमें सैर हासिल एक एक कागज को, और स्टेट बैंक से भी मंगवाए उन्होंने, बाकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वहां से भी ये दरोगोई साबित हुई। और इनका साबित हुआ कि इन्होंने अकाउंट्स बहुत सारे हैं जो इन्होंने उसका अपने डिक्लेरेशन में नहीं दिया है, और डिक्लेरेशन में फॉल्स डिक्लेरेशन देना जो है आपको पता है, और किस लिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है लाइफ के लिए बैन लगा है, फॉल्स डिक्लेरेशन देने पे ही हुआ है ना, कि इन्होंने अपने जो है एसेट्स जो रिसीवेबल थे इन्होंने नहीं लिए, इसलिए इन्होंने झूठा डिक्लेरेशन दिया है, इसलिए इन पर उम्र कैद जो है ये पाबंदी लग गई और ये सादिक और अमीन नहीं रहे। और क्या लगा है, यही तो है। फिर अगर एक ही दायरे में आते हैं तो केस आपने स्ट्रेट कर दिया जो हबीब अकरम साहब ने, जो जिस खदशे का हबीब अकरम साहब ने इजहार किया था उसको खोसा साहब ने एक तरह से कंफर्म कर दिया है कि बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिकल जो इनिशिएटिव या गेम ये है वो यही है। क्विक रिस्पांस फ्रॉम यू, फिर मैं जाऊँ जरा हबीब अकरम साहब के पास। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इन्होंने बात की कि अकाउंट्स की डिक्लेरेशन की। अब यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये पार्टी के अकाउंट्स को देखते रहे हैं। 2009 से 2012 तक पीपल्स पार्टी ने अपनी जो सोर्सेज ऑफ फंडिंग है, इनिशियल फंडिंग है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं करवाया। अब इनसे पूछिए क्या इनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आपको रफ अंदाजा है कि तहरीके इंसाफ ने जो फंडिंग शो की है उसका साइज कितना बड़ा है? जब 40,000 फंडिंग इन लोगों के नाम बताएं, अकाउंट्स बताएं, तो वो कितने टोटल अमाउंट तो हंड्रेड मिलियन या बिलियन, कुछ है अंदाजा आपको कितना? टोटल अमाउंट तो मेरे पास मौजूद इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं अप्रोक्सीमेटली कितना है। ये अरब बिलियन में है, अरब मिलियंस में जाएगा? नहीं, ये 1 अरब से ऊपर जाएगा, ये 1 अरब से कम जाएगा। आई एम नॉट श्योर, मैं आपके प्रोग्राम पे कंफर्म नहीं कर सकती। और पीपल्स पार्टी ने कितने शो किए? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो अपने अकाउंट्स 3 साल तक तो शो ही नहीं किए। फिर इनके चेयरमैन ने उन अकाउंट्स को सिग्नेचर उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने साइन किए। अब ये कह रहे हैं खुफिया अकाउंट्स हमने छुपाए हैं। जो हमने दस्तावेजात पेश किए, जो हमारी इस्तदाए, हम कहते हैं कि इन्होंने 9 अकाउंट्स जो है वो छुपाए हैं। PMLN ने 11 अकाउंट्स छुपाए हैं। इनकी 34 करोड़ की फंडिंग है जो इन्होंने बताई नहीं है, जो बैरून मुल्क की सोर्सेज से आई है। PMLN की 64 करोड़ की फंडिंग है। तो आपकी तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। इन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए मुख्तलिफ कानून नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन का कानून जो है आपके ऊपर लागू होता है या नहीं? सवाल का जवाब दे दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर वाहिद जमहूरी जमात है जिसने अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को जमा कराना है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और इलेक्शंस एक्ट 2017 आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं करता? आपने शफाफियत से अकाउंट्स जमा करवाए? नहीं करवाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सारी सियासी जमातों के लिए। JUIF ने तो आज तक भी एक पर्चा जमा नहीं कराया कि हम पैसे कहां से लेते हैं। आपके ऊपर भी संगीन इल्जामात हैं, वजाहत से बताइए। अच्छा, मैं हबीब अकरम साहब, मेरे ज़हन में एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कई दिनों से आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान का एक सियासी जमात जो है अगर वो वेस्टर्न स्टाइल से, मॉडर्न तरीके से फंड रेजिंग पॉलिटिकल करती है, जो कि अमेरिका में, बरतानिया में, इवन हिंदुस्तान में और यूरोप पूरे में है, कि वो लोगों के पास जाते हैं, छोटी छोटी डोनेशन इकट्ठे करते हैं और ज़ाहिर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाता है। तो उस जमात को तो आप इंटेंस स्क्रूटनी के लिए नीचे ला सकते हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान में जब से इंतखाबात हो रहे हैं 90 की दिहाई से, 88 के बाद से, वहां पर हर MNA 20-25 करोड़ रुपए खर्च करता है। MNA इलेक्शन में, MPA भी करता है 10-15 करोड़ रुपए खर्चे में। वहां कोई ऑडिट और उसका हिसाब किताब नहीं। ये ऐसा ही है कि जो चंद लाख लोग पाकिस्तान में अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, उन्हीं की स्क्रूटनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और FBR करता रहता है, और बाकी सब लोग जो है जो टैक्स जमा ही नहीं कराते, उसके रिटर्न जमा ही नहीं, 5,000 रुपए का जुर्माना मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज वो कोई अपना रिकॉर्ड देते ही नहीं जिसकी स्क्रूटनी जो है हो सके। इस पे हबीब अकरम साहब आपको क्या समझ आती है पाकिस्तान के निजाम की? देखिए, पाकिस्तान का निज़ाम ही कुछ इस तरह है कि जो बिजली का बिल देता है वो उसका भी भरता है जो दरअसल बिजली चोरी कर रहा है। इसी तरह जो टैक्स दे रहा है तो वो उसका टैक्स भी भरता है जो टैक्स देना ही नहीं चाहता। तो ये तो एक पाकिस्तान के निज़ाम की आपने मजमूई बड़ी अच्छी तस्वीर कशी की। लेकिन मोहित पीरजादा साहब, इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पॉलिटिकल कैंपेन फाइनेंसिंग की बात की जाए तो हमें ये बहरहाल मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की
शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लामी के बाद तहरीके इंसाफ कि जिसके पास अपने पास आए हुए पैसों का कुछ हिसाब किताब है। और ये जितना भी हम इस वक्त फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं या प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात कर रहे हैं या कोई भी फंडिंग की बात कर रहे हैं, ये सारे का सारा सिलसिला खुद तहरीके इंसाफ के अपने दिए हुए अकाउंट्स के अंदर है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जो सारे पैसे आए हैं वो चाहे उनकी नेचर कुछ भी हो, हम अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, ये सारे पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास पहुंचे हैं। तो लिहाजा ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि जनाब कोई यानी तहरीके इंसाफ ने कहीं से ऐसे पैसे खर्च किए हैं जो छुपे हुए थे। और फिर एक अहम बात जो इसमें हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जितने भी पैसे जो इकट्ठे किए हैं ये अपनी कैंपेन पे लगाए भी हैं। तो अब जब ये सारी चीजें अपने रिकॉर्ड से मिल रही हैं तो अब आप जरा दूसरी तरफ चले जाइए। दूसरी तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जैसे अभी मलिका बता रही थी कि इनके पास कुछ सालों का रिकॉर्ड ही नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें और उनकी इलेक्शन कैंपेन का कंपैरिजन करें तो आपस में वो कॉरस्पॉन्ड ही नहीं करते। इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन फंडिंग का मामला है ये तकरीबन हर जमात के साथ है। MQM के पास पहले बाहर से पैसे आया करते थे और इसी तरह एक जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम को मुअम्मर कज़ाफ़ी ने कहा था कि एक फलां पॉलिटिकल पार्टी जो आपके मुल्क में काम करती है अगर वो आपको तंग करे तो मुझे बताइएगा, मैं फिर उनके पैसे बंद कर दूंगा। तो ये वो चीजें हैं जो आज की नहीं है, पाकिस्तान में हमेशा से पहले से है, लेकिन बहरहाल तहरीके इंसाफ सबसे पहले इसका निशाना बन गई। अच्छा, अब खोसा साहब आपकी जो पार्टिसिपेशन है मैं समझता हूँ प्रोग्राम में वो इस लिहाज से बड़ी अच्छी होती है कि आपके साथ बहस हो सकती है लॉजिकल इश्यूज के ऊपर। अक्सर सियासतदान तो मारपीट के चले जाते हैं, गाली गलौज पे बात आ जाती है। ये जो इशू है कि एक इलेक्शन कैंपेन पे PMLN और PPP अरबों रुपए खर्च करते हैं, एक इलेक्शन जब होता है तो कई अरब रुपए का उस पर खर्चा होता है, और एक MNA के इलेक्शन में हमें अंदाजा है कि 20 करोड़ से कम का खर्चा नहीं होता। उसका तो कोई रिकॉर्ड आप लोगों ने सबमिट किया ही नहीं है गुज़िश्ता 20-30 बरस में। तो एक जमात जिसने सबमिट किया और पैसा लगाया भी है, जिसके पास बैंकिंग चैनल का पैसा है, जिसके पास रिकॉर्ड है, जो 40,000 अकाउंट शो कर रहे हैं अपने फंड कैंपेन के, उसके आप लोग पीछे पड़े हुए हैं लेकिन अपना हिसाब नहीं दे रहे। देखें पीरज़ादा, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि उस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो 25 साल के नहीं थे, पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते थे। मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल आई वॉज रिकॉर्डेड एज हेड ऑफ द पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप उसकी इलेक्शन की वेबसाइट पे चले जाएं, मैंने वो साइन करके एज सेक्रेटरी जनरल जरूर दिए हैं, बट आई वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो साहब ऑनररी चेयरमैन थे, ऑनररी बिकॉज ही वॉज नॉट 25। और आपको पता ही है कि अगर वो पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकते तो फिर पार्टी का ओहदेदार भी नहीं हो सकते। किस साल की बात कर रहे हैं आप? यही बात मोहतरम मैं बात कर रहा हूँ, ये मलिया मेरी बहन कह रही हैं कि ये सेक्रेटरी जनरल के साइंड है। बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल के साइंड है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल ने साइन एज पार्टी किए हैं वो अकाउंट जो है। मैं सेक्रेटरी जनरल जी 2009 से 2012 तो बहुत पुरानी बात होगी ना। तो बिलावल भुट्टो, अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो मेरे ये कह रहे हैं स्टेट बैंक से मंगवाए गए सारे, स्टेट बैंक ने बड़ा क्लियरली कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई बाहर से फंडिंग नहीं आई है इनके अकाउंट्स में। सो हमें कोई, वी आर नॉट शाई। मुहीद, मैं कहता हूं कि बिल्कुल करे फैसला इलेक्शन कमीशन, हमारा भी करे, सबका करे, हमें कोई इससे सरोकार नहीं है। मैं कहता हूं मेरे साथ, हमारे साथ बैठे। आपने पैसे शो कितने किए हुए हैं? कितने करोड़ रुपए की फंडिंग आपने शो किया? किस साल की बात कर रहे हैं? बिकॉज बिलावल की उम्र तो 30 से बहुत ऊपर है। पीरज़ादा साहब कल आएगा, ये हमारे हबीब अकरम साहब की भी तसल्ली हो जाएगी और मलिया बीबी की भी तसल्ली हो जाएगी। दे आर सेंसेशनल इन उसमें जो है आपके रिकॉर्ड में आएंगे। और सॉरी मैं आई नो हर, बिल्कुल मैं जानता हूं। मलिका बुखारी साहिबा का भी ये इनकी तसल्ली हो जाएगी। देखें जो है वो तो बिल्कुल उन्होंने डिक्लेरेशंस में दरोगोई से काम लिया है, सादिक और अमीन भी नहीं रहे हैं, सिंबल भी विड्रॉ होगा, और जहां तक फॉरेन फंडिंग का इट विल बी रिपोर्टेड टू दी फेडरल गवर्नमेंट। अब ये ना कहें कि खोसा साहब को पहले पता था इसलिए उन्होंने कह दिया। मेरी अपनी जो, चूंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसीडिंग, तो मैं उस नाते से कह रहा हूं।
खोसा साहब, कता कलामी माफ, आप काबिल एहतराम है, लेकिन आप कुछ बातें ज्यादा बता गए कि डिक्लेरेशन भी आ जाएगी, फिर तो मैच फिक्सिंग ही हुई। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग एक ही बात हुई है। फिर आप हमारे साथ बैठे, लेट अस हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं, आप हमारे साथ बैठे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई जो है कार्रवाई हो। ही हेड्स द बिगेस्ट, इस वक्त बहुत बड़ी पार्टी के वो जो है सरबराह हैं। हम पॉलिटिकल स्ट्रीम को स्मूथली चलने देखना चाहते हैं। जो भी इसमें लैक्यूनाज हैं, आइए मिलकर बैठकर हम उसको जो है उसकी इस्लाह करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। अगर उसमें आप समझते हैं फॉरेन फंडिंग की परमिसिबिलिटी होनी चाहिए, मेरा आपसे एक सवाल है सर, देखिए आप सीनियर लॉयर उसको लेजिटिमाइज कर सकती है। आप बैठे हमारे साथ, हम तो करने को तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को बाहर किया जाए इस पॉलिटिकल प्रोसेस से, लेकिन खुदारा आप बैठे तो सही, आप करें तो सही। आप कौम और मुल्क का जो तबाहाली है इस वक्त सैलाब में, मेरा बलूचिस्तान, मेरा डेरा गाजी खान बुखारी की पार्टी से नेगोशिएट करना चाहते हैं। यहाँ बैठ नेगोशिएट करना सर हम यहाँ बैठकर, चलिए दो बातें, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम यहाँ बैठकर इन चीजों की बात कर रहे हैं। लोग इस वक्त मर रहे हैं, रियासत आपकी बिलक रही है इस वक्त, सिसक रही है रियासत। बड़ी खुशाइन बात है कि लोग आपके जो है लाशें जो है फ्लोट कर रही है। बलूचिस्तान में भी हो, आप बैठे, हम इन सारे मसाइल को हल करें। सियासत होती रहेगी, रियासत रहेगी, लोग रहेंगे तो सियासत होगी। चलिए, मैं खोसा साहब देखिए, ये खुश आइन बात है कि आप पीपल्स पार्टी या मोहतरमा शहीद की जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाते हुए चाहते हैं कि जमहूरियत के अंदर तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो अच्छी बात है, हम भी यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिससे आप एज अ कानूनदान वाकिफ होंगे, उस ऑर्डर तहरीरनामे में लिखा गया है कि तमाम सियासी जमातों का बराबरी के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला दे। क्या आपकी नजर में ये जो फैसला कराएगा कि पाकिस्तान के आईन की आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? आप बताइए, क्या इक्वालिटी, क्या बराबरी की सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हो रहा है? मैं सिर्फ आपसे सवाल मलिका, प्लीज आप कानूनदान हैं, हैव मर्सी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, हैव मर्सी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन में इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या उसे हाई कोर्ट पाबंद कर सकती है? क्या कर रही हैं आप? आइन का मजाक ना उड़ाएं। आईनी जो बॉडी है वो सुपीरियर है या नहीं, सुप्रीम है, सुपीरियर है। ये कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ नहीं है कि इकट्ठा करें। तो ये प्रोसीजरल रैंगलिंग्स में आप ना ले जाएं खुदारा। आप ताबे न करें इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है उसको एक हाई कोर्ट के जज के ताबे न करें। नहीं है हाई कोर्ट के जज के ताबे। मेरे पास इसका जवाब है, रेगुलेट इलेक्शन कमीशन करेगी, हाई कोर्ट नहीं करेगी। हाई कोर्ट के फैसले का पाबंद नहीं है। सर सुन लीजिए सर, अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले का पाबंद नहीं है तो आर्टिकल 25 का पाबंद तो है कि बराबरी की सतह पर फैसले होने चाहिए। ये बराबरी ना हुई सर। साहिबा, खोसा साहब, हबीब अकरम साहब एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद इसका एनालिसिस ले लेते हैं कि अब इंपैक्ट होगा क्या। हबीब अकरम साहब के पास आएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। हबीब अकरम साहब की तरफ चलते हैं। हबीब अकरम साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सारी मूव है द प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का, जैसे कि खोसा साहब की बात सुन के अंदाजा हो रहा है, इसका मकसद ये है कि जो इलेक्शन तहरीक इंसाफ को लगता है कि 8-10 हफ्तों या 12 हफ्तों में होने चाहिए, उन इलेक्शंस को लटकाना है। कल यहाँ पर एक फैसला आएगा, उस फैसले के बाद फेडरल गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन दे देगी कि हम समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग हुई है, फिर उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, फिर ये सारी पीडीएम की जमातें कहेंगी कि नहीं, इसको एक बेंच के 2 बेंच नहीं सुन सकते, इसके लिए फुल कोर्ट बनना चाहिए, फिर फुल कोर्ट के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाएगी और यूँ इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान में हमेशा मकबूल पार्टियों और मकबूल लीडरों के खिलाफ एक ना एक चीज कोई ऐसी रखी जाती है जो आप घंटी कह सकते हैं या बिल्ली की गले में बांधी जाती है। मिसाल के तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो केस था वो उन्हीं के दौर में दर्ज हुआ, FIR सील होगी और बाद में उसी FIR में उन्हें सजाए मौत दे दी गई। इसी तरह पैनामा गेट के बारे में खुद नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये था कि ये अदालतों में जाएगा मामला तो सारे मामला सिमट जाएंगे, और पैनामा में कुछ साबित नहीं हुआ और एक अकामा जो था वो निकल आया। अब जो है ये 8 साल से ये केस जो है इसकी भी नेचर यही है। आप जरा खुद इस केस को नजर बज़ाहिर देखें तो आपको एक अजीब बात लगती है कि एक पार्टी है, उसने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दिए हुए हैं और ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर
एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। हालांकि अकाउंट्स के ऊपर एतराज़ात उठाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और फिर ये बात की जा रही है कि अगर बैरून मुल्क में एक पाकिस्तानी है और बी को इंडियन है, वो दोनों मिलकर कारोबार करते हैं, तो अगर ए ने उस कंपनी से कोई पैसे पीटीआई को भेज दिए हैं तो अब दरअसल ये गिने जाएंगे, बी के गिने जाएंगे, क्योंकि बी जो है वो इंडियन है। जब आपने इस्तदलाल ये रखना हो, जब आपने पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन को मॉनिटर करने की बजाय आपने सिर्फ उसको गले का शिकंजा बनाना हो, तो फिर ये इस तरह की सूरत हाल ही होती है जैसे हम देख रहे हैं। तो इसलिए आप ये तो खातिर जमा रखें कि जो फैसला आएगा वो तकरीबन इसी तरह का होगा, क्योंकि अब इमरान खान जो है उस हद से बड़े हो गए हैं जहाँ पे वो काबिल बर्दाश्त हो सकते हैं। इसके साथ ही जहाँ तक अदालतों का मामला है, तो अदालतों में तो केसेस चलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ मुझे हमें ये समझना चाहिए कि इलेक्शन से गुरेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप खोसा साहब। ये जो बात कही हबीब अकरम साहब ने कि इलेक्शन से गुरेज और पीछे हटना तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पाकिस्तान के मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मद्देनज़र ये पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ ज़्यादती है, जहाँ एक क्लियर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है ताकि वो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को लेकर मुश्किल फैसले कर सके। और क्लियरली 10 अप्रैल के बाद से जो हुकूमत आई है पीडीएम की जमातों की, वो क्लियरली इनफेक्टिव है, गवर्नमेंट है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। उसकी वॉच में डॉलर जो है वो 250 रुपये पे पहुंच गया है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बदतरीन मुश्किलात का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान की पूरी तारीख में 70 बरस में कोई 3 महीने ऐसे नहीं गुजरे जहां पाकिस्तान की मईशत को इतना बुरा सेटबैक आया हो। तो यहां हम सबको इलेक्शन चाहिए और आपकी जमातें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे इलेक्शन को रोकना चाह रही हैं, उसमें ये आपने फॉरेन फंडिंग केस भी लगा दिए। आप अपने दिल पे हाथ रखें, हबीब अकरम साहब भी और आप भी जरा दिल पे हाथ मैं रख लेता हूं। क्या वाकई ही मोहतरम इमरान खान साहब पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं? अगर ये बेहतरी चाहते हैं तो आज ये पंजाब की असेंबली तोड़ दें, केपीके की तोड़ दें, कल हम जो है इसको तोड़ देते हैं नेशनल असेंबली को। आप सिंध की तोड़ेंगे सर? ये आप सिंध की तोड़ना चाह रहे हैं, हमें तो यही पता चला कि जब नंबर सर दुबई में जो मीटिंग्स हुई वहां जरदारी साहब ने कहा कि मैं बाकी सब कुछ तोड़ दें, मैं सिंध की असेंबली नहीं तोड़ सकता। मैं कह रहा हूं कि ये तोड़ें, अगर हम ना तोड़ें तो फिर देखें। बात ये है कि ये मुसीबत तो यही है, ये अब फिर कहेंगे सुन लेना जरा मुईद जरा प्लीज सुन लें, प्लीज सुन लें मुईद। मैं कह रहा हूं यही खुदारा, आओ बैठो पीटीआई, आओ बैठो मिलके बैठो। अगर आपने इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना है या जो भी करना है तो फिर भी आपको आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो फिर आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी। आओ बैठें, अगर आपका ये भी इशू है तो हम इसको भी रिजॉल्व करने को तैयार हैं। आप तो बैठने को तैयार नहीं है, फिर आपका इलेक्शन कमीशन पे भी एतबार नहीं है। अगर फैसला अदालत आपके हक में न करे तो फिर अदालत 12 बजे रात को क्यों खुली है, 1 बजे रात को क्यों खुली है? आपके लिए खुले तो वो ठीक है। अगर 20 लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई होके वोट न काउंट होने की जजमेंट आए जो आइन में नहीं है, 3 जजों ने कहा कि ऐसा है, 2 जजों ने कहा री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी तक पेंडिंग है वो रिव्यू भी। मुझे बताएं वो फैसला क्या ठीक था? और अब जो फैसला बाद में यहाँ आया है, तो ये तजादात बदकिस्मती से हैं। आए मिलकर बैठे, क्यों हमने अपनी जो है पॉलिटिकल मामलात जो हैं किसी और पर छोड़े हुए हैं? कभी हम मुक्तदर हलकों की तरफ देखते हैं, कभी हम अदलिया की तरफ देखते हैं। हम क्यों नहीं अपने तईन को रिजॉल्व कर सकते? मिलके बैठे खुदारा। हमने पहले दिन कहा था आओ मिसाके मईशत करें, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान तो फिर ही सियासत होगी। जो ऑफर आप कर रहे हैं डूब रही है और इनको नीरों की बात। मुझे बताएं 3 महीने आप अफोर्ड कर सकते हैं? आपने कई दफा एक ऑफर की है कि आओ मिलके गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। खोसा साहब आपने, मैं सिर्फ ये मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैं आपसे एक एफिडेविट मांग रहा हूं कि ये एफिडेविट दे दें कि जो आप ये कह रहे हैं कि आओ मिलके बैठें और मिलके मसलों का हल निकालें, कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर अमेंड करना है, ये आपके अपना लतीफ खोसा साहब का जाती इस्तदलाल है या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन है?
ये हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का यही ख्वाहिश है। यकीन कीजिएगा, कोई भी इस गाली गलूच की और नफरतों की सियासत का मुतहम्मिल नहीं है, ना कोई अप्रिशिएट करता है। ये जबान पे भी हमें कंट्रोल होना चाहिए, सभी को। ये जो जबान इस्तेमाल हो रही है, क्या ये इस काबिल है कि इसको जो है हम कहें कि हमारे ये सियासतदान है माशाअल्लाह जो मुल्क के जो है मुंतजमीन होने चले हैं और इन्होंने मुल्क को बचाना है और इन्होंने मुल्क को आजमतों पर लेकर जाना है? क्या आप कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं? अरे खुदारा बाबा, लेट्स ग्रो अप। बेसिकली तो पे खोसा साहब ये कह रहे हैं कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, पाकिस्तानी बने। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठो, मिल के मसले हल करो, वरना हम ये चलने नहीं देंगे, ना इलेक्शन होने देंगे, ना हुकूमत बनने देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि खोसा साहब, ये मैं नहीं कहता, ये इमरान खान कहते हैं, ये मोहतरम इमरान खान साहब कहते हैं। चले मैं मुकम्मल कर लूं, हम बताते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत में आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को आम इंतखाबात चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर मोहित पीरजादा या मलिका बुखारी की काविश नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात हैं। उन्होंने पंजाब के इलेक्शन में दिखाया है, ज़िमनी इलेक्शन में, कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। हम बताएंगे कि हमारा हकीकी वज़ीर आज़म कौन होगा, ना कि कोई बैरूनी कुव्वत। तो पाकिस्तान की आवाम आपसे कह रहे हैं वोट की ताकत के जरिए कि इलेक्शन को कॉल कीजिए, हमें वोट डालने का हक दीजिए, हम बताएंगे किसने हुकूमत में आना है। लेकिन अगर आपने हमारे साथ टेबल पे बैठना है और आपने बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना है, हम एक सियासी जमात हैं, हम पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त सरफहरिस्त ये है कि आप इलेक्शन की डेट जो है, तारीख दीजिए, बताइए आपने किस दिन इलेक्शन करवाने हैं, और उसके इर्द गिर्द जो सारे इलेक्शन का फ्रेमवर्क है, जैसे कि मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर आज़म सवाल आता है कि अभी तो चलिए गवर्नमेंट बैठी है, एसपीडीएम की जमातों की 2018 से 2022 के दरमियान में जब आपकी गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त क्यों ना आपने एक्सपेडाइट करवाया, जबकि नज़र तो हमेशा से आ रहा था कि ज़ाहिर है कि ये मूव है कि इनिशिएटिव है। उस वक्त क्या खदशा था कि आप लोगों ने इसको नहीं कंक्लूजन तक नहीं आने दिया? किस चीज़ को? इस केस को, जिसको अब आपके खिलाफ इस्तेमाल ये करना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, बात यह है कि ये केस बुनियाद बना ही क्यों? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आपकी गवर्नमेंट के दरमियान बेहतर हैंडल कर सकते थे। नहीं, देखिए, इलेक्शन हमने कभी इदारों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमेशा अपने झुकाव को जाहिर किया। पहले दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी मुतअद्दिद फैसले हैं, आप सेनेट के ओपन बैलेट की बात कर लीजिए, आप डेस्का इलेक्शन की बात कर लीजिए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 खसूसी नशिस्तों की नोटिफिकेशन की बात कर लीजिए, आप अली हैदर गिलानी और यूसुफ रज़ा गिलानी की खुलेआम ज़मीर फरोशी की वीडियोस की बात कर लीजिए, कोई भी चीज़ मंजर आम पे आई हो, फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया है। मुनज़्ज़म तरीके से एक जमात को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत की जमात को दबाने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, खसूसन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, जो पंजाब और केपी की असेंबली से एतमाद जो है उसको खो चुके हैं। 2 रेजोल्यूशंस पास हुई हैं कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वो जानिबदार हैं। जब आप जानिबदार हैं तो आप आईनी इदारे की सरबराही कैसे कर रहे हैं, और आप पाकिस्तान की आवाम को जमानत कैसे देंगे कि 2022 के अंदर आप शफाफ इलेक्शन करवाएंगे? तो हमने इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन को मैनेज नहीं कर सकते थे, और ना हमने मैनेज करना था। अच्छा हबीब अकरम साहब, मुझे तो पाकिस्तान की तारीख सारी इस वक्त याद आ रही है कि कभी भी पाकिस्तान अपनी तारीख के किसी भी हिस्से के अंदर चीज़ों का हल नहीं निकाल सके। 1971 की एग्जाम्पल हमारे सामने है, 77 की एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जो मतारिब ग्रुप हैं हमारी रूलिंग एलीट के, उनको कोई हल नहीं मिल रहा है। चीज़ें महज एक कॉन्फ्रंटेशन प्लस कॉन्फ्रंटेशन पे जा रही हैं, और एक साइड जिसको लगता है कि इलेक्शन में उसके चांसेस कम है, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। मोहित पीरजादा साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं अखबार में काम कर रहा होता और न्यूज़ रूम में काम करता तो मैं खबर कर देता कि लतीफ़ खोसा साहब के हम चीफ कमिश्नर को हटाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो पहली तो ये खबर है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन वाला मामला है, देखिए अहम तरीन बात यह है कि हमारी तारीख जितने भी प्रॉब्लम्स आई वो रिलेटेड है इलेक्शन से। 77 में क्या मुतालबा क्या था कि दोबारा इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन नहीं करवाए गए, भुट्टो को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। उसके बाद फिर जब इलेक्शन को रोका गया है, दरअसल वहीं पर मसाइल बढ़ते चले गए हैं। और मोहित पीरजादा साहब, इलेक्ट्रेट के पास जाना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। इलेक्ट्रेट दुनिया की इस वक्त जो दस्तूर की अदालतों से भी बड़ा होता है, इलेक्ट्रेट पार्लियामेंट से भी बड़ा होता है। इलेक्ट्रेट
से सारी कुव्वत जो है, जैसे ताकत का शख्स भुट्टो कहा करते थे, वो अवाम है। तशरीफ करके जब लोग हुकूमत में आते हैं, दरअसल यही बेहतरीन तरीका है। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी उन कुव्वतों के साथ है जो इलेक्शन नहीं होने देना चाह रही। हालांकि पीपल्स पार्टी तो हमेशा इलेक्शन पे इसरार करने वाली जमात है। आज इन्हें इलेक्शन से क्यों गुरेज है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान के मसाइल इलेक्शन में है, इलेक्शन की तरफ सारे मसाइल हल हो जाए। खोसा साहब, सिर्फ 1 मिनट रह गया है। इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आप लोग जाना चाहते, जबकि आपकी पार्टी ने हमेशा इलेक्शन को एम्फसाइज किया, इलेक्टोरेट को एम्फसाइज किया, पब्लिक ओपिनियन को एम्फसाइज किया। इलेक्शन से क्यों डरते हैं आप? यार, हम कल कराने को तैयार हैं। फिर देखना इमरान खान कहेगा इलेक्शन कमीशन को हटाएं। भाई, हम इलेक्शन कमीशन को हटा सकते हैं। आप ले गए हैं, आप गए हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट से हटवा लें। फिर आप कहते हैं कि जी ईवीएम के बगैर नहीं होना, इसमें जो है तरामीम करें। क्या तरामीम सड़कों पर होंगी या इमरान खान की जो है तकरीरों से होंगी? क्या सारे अहकामात और हुक्मनामे जो है इमरान खान साहब के चलेंगे, जिनके पास 30% है? 70% जो है बाहर बैठे हुए हैं हम लोग। 70% की कोई अहमियत नहीं है। और अब भी जो पंजाब में है, पंजाब में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इन्हीं का था, जिसकी तारीफें नहीं थकते थे, इन्होंने ही उसको नामजद किया था, बनाया था। अब पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ है। फिर कौन सा इनके खिलाफ गया है वो? अगर तो डस्के की बात करते हैं तो उस वक्त ये जाते, फिर डस्के में उस वक्त ये जो है ये सारा शोर शराबा करते। पंजाब में जब इलेक्शन इनके हक में आया है और जब ये फैसला आने वाला है तो उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए इन्होंने शोर शराबा करना। वक्त एक्चुअली खत्म हो गया। बातें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। खोसा साहब को भी सुना, हबीब अकरम साहब को भी सुना, जनाब हमने अनवर मंसूर खान साहब को भी सुना, और हमने बैरिस्टर मलिका बुखारी साहब को भी सुना। और ये सारी डिस्कशन सुनने के बाद अगर हम ये कंक्लूड कर सकें कि पीडीएम की जमातें इस स्टेज पे इलेक्शन नहीं चाहती हैं, हम चाह रही हैं कि हर तरह से कोई ऐसा तरीका निकले, कोई हल निकले कि इलेक्शन जो है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाए। पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है 70 बरस की, उसका अलमिया ही ये है, यहाँ अशराफिया इलेक्शन से डरते हैं। आज इतना ही, फिर मुलाकात होती है।